Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to our second revision session for the course Bio 3606 Research Planning and Scientific Writing for the semester Spring 2025. Today is June 21 and we will be discussing three lectures which comprises our terminal exam syllabus. Lecture 7 is about research report, thesis or dissertation writing, which is taken from Research Methodology, Tools and Techniques of 2015. The second or eighth lecture will be is about scientific record keeping, and the ninth one is about writing a good scientific review article. Till now, we have 27 students online. All right, the first lecture, which is about research report, and it also involves the concept of writing the thesis and dissertation. Previously, we studied about writing the research article, and the main components of the research article were the introduction, material and method, results, and discussion. In short, we refer them as IMRD. But more similar, we have some similar kind of strategy while writing the research report. But here, the approach is somewhat different, together with some additional sections which we will be discussing in this topic today. कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या है? एक तो ये कि ओवरऑल हमारा जो रिसर्च रिपोर्ट होगी उसके अंदर किन चीज़ों पे हम फोकस कर रहे होंगे, द प्रॉब्लम, द इम्पोर्टेंस, और फिर इसके बाद आ जाएगा कि जो हमारा इशू है जिस पे हम एक नई रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका प्रीवियस थियोरी एंड रिसर्च के साथ क्या रिलेशन होता है, ऑब्जेक्टिव्स स्टडी के क्या हैं और हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस को हमने काफ़ी डिटेल से क्लास में देखा था कि एक स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं। देन वी हैव सम क्वेश्चंस which we need to answer while writing the research report. For example, how did they selected the subjects, how many subjects, anything which you are incorporating in your research report, you need to answer the 5 W's of that particular step, that what, why, where, when and how. तो ये पांचों चीज़ों को जब आप एड्रेस करेंगे तो अल्टीमेटली यू आर ट्राइंग टू elaborate what steps you have performed in that particular experimentation. Then a researcher will write in it the statistical procedures used to test the hypothesis, the outcomes of these procedures, and the subsidiary findings of the research. स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस आर इम्पॉर्टेंट, जिसमें हम जब भी किसी डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वी इंट्रोड्यूस सम स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो वो कौन सा टूल किस स्पेसिफिक डेटा पे यूज़ करना है, जब पॉपुलेशन का साइज़ कितना होगा, ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है। डिस्कशंस में हमने क्या करना है कि हमने आंसर करना है व्हाई डिड द रिजल्ट्स manifest themselves in a particular way, what did these results signify. सो रिजल्ट सेक्शन में हमारे पास तो जो एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स है
अगेन मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज करता हूँ कि हमने पीसीआर रन किया तो स्पेसिफिक बेल में कितने बैंड्स आए, हमने कॉलोनीज़ ग्रो की तो कौन कौन सी कॉलोनीज़ आई, ये तमाम जो रिजल्ट्स होंगे इन चीज़ों को तो हम रिजल्ट सेक्शन में मेंशन करें, बट इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पोर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है, ये चीज़ें सब हम डिस्कस करते हैं इन द डिस्कशन सेक्शन। रिसर्च रिपोर्ट में क्लैरिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, वर्सिटी होती है, नो प्लेस फॉर फिगर्स ऑफ स्पीच, टिपिकल प्रोज एंड इन यूजिंग एब्सेंशियस, नो लेंथी डिस्कशंस। सो ओवरऑल आपने एक साइंटिफिक वे में अपने रिसर्च रिपोर्ट को लिखना होता है, टेक्निकल राइटिंग होती है, हर चीज़ को आपने टेक्निकल और साइंटिफिक वे में देखना होता है, जो यूनिट्स हम लिख रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी हो, फॉर्मेटिंग में आपकी कंसिस्टेंसी हो और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो। तो ये तमाम चीज़ों को हमने रिसर्च रिपोर्ट में इन प्रायोरिटी देखना होता है। क्यों हम एक रिसर्च रिपोर्ट को लिख रहे हैं और क्या नीड है इस ये इस इट इज़ अ लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ यू डूइंग द रिसर्च। डेफिनेटली हम जो भी एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करें उसका फाइनल जो राइट अप है, दैट इज़ द मेन फाइंडिंग ऑफ योर रिसर्च, जो उसकी एक हार्ड वर्क की आपको एक एसेंस मिलता है कि आपने इसमें जो भी चीज़ लिखनी है दैट विल बी फाइनली डॉक्यूमेंटेड। जो एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो जिस इन सिटू जिस प्लेस पे जगह परफॉर्म कर रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहनी, वहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एक्सपेरिमेंटेशन भी होनी है। तो द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वी डॉक्यूमेंट द रिजल्ट्स और किस क्या मेथड्स फॉलो हुआ है और सबको रिसर्च रिपोर्ट की फॉर्म में हम राइट डाउन करें। किन तरीक़ों से हम एक रिसर्च रिपोर्ट लिख सकते हैं? एक रिसर्च मोनोग्राफ जिसमें एक सिंगल ऑथर की तरफ से एक सिंगल पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन को डिटेल से लिख दिया गया हो। रिसर्च जर्नल, अगर हम एक रिसर्च रिपोर्ट को किसी पब्लिक में हम पेश करना चाह रहे हैं तो किसी जर्नल में जो कि ओपन एक्सेस हो, पीयर रिव्यूड हो, ऑनलाइन अवेलेबल हो, उसमें हम अपनी रिसर्च को पब्लिश करवा सकते हैं। या फिर जो भी फाइंडिंग्स हैं उसको किसी मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में पब्लिक तक उसको डिसेमिनेट किया जाए। फॉर्मेट, इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास आ जाते हैं टाइटल पेजेस, प्रीफेस, लिस्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, मैप्स एंड इलस्ट्रेशंस। देन कम्स द इंट्रोडक्शन सेक्शन, उसमें हमारे पास है इंट्रोडक्शन, अगेन टेक्निकल थिंग, इसमें हम हमारा जो प्रॉब्लम है, साइंटिफिक गैप है, उसको हाईलाइट करते हैं। इसके अलावा जो लिटरेचर है, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ज़रूरी है इस टॉपिक के बेसिक्स को, कीवर्ड्स को समझने के लिए, और इस पर्टिकुलर फील्ड में अब तक क्या एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, उन सबको लिखना है। हाइपोथेसिस आएगी, ओवरऑल स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी क्या अजम्पशंस हैं, और इसके अलावा जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशंस आपके इंट्रोडक्शन फेज का पार्ट बन जाती हैं। मेथड्स, इन अ नटशेल, ये कि आपने क्या किया और कौन से एक्सपेरिमेंट्स यूज़ किए, कौन से टेक्निक्स की, किन मेथड्स को आपने मॉडिफाई किया, कितने सब्जेक्ट्स लिए, किस कंडीशंस में रन किया। अगेन जो भी एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करें उनके 5 Ws जो क्वेश्चंस हैं उनमें उनको आंसर करेंगे, तो दैट विल कंप्राइज योर मेथडोलॉजी सेक्शन।
what are the details of the instruments which was prepared or used by the researcher. ठीक है, इसमें आपने असाइनमेंट वन में देखा होगा जो इंस्ट्रूमेंटेशन की हमने लिस्ट बनाई थी, उसमें कंपनी का नाम, उनका मैन्युफैक्चरर, उनका किस कंट्री से होता है, ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे मेंशन होती हैं. देन कम्स द रिजल्ट सेक्शन. अगेन स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स कौन से यूज़ हुए, प्रोबेबिलिटी टेस्ट कौन से यूज़ हुए, फिर आपने जो भी आपकी फाइंडिंग्स है उनकी बेसिस क्या थी. ठीक है, ये सब चीज़ें आपके रिजल्ट सेक्शन का पार्ट बन जाएंगी. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट कैन बी एस्टिमेटेड इन अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. डिस्कशन सेक्शन, इसमें आप अपने स्टडी का पर्पस लिखते हैं, फिर कैसे ये जो आपका मकसद था वो आपने अचीव किया. जो आपके पास रिजल्ट्स आए हैं वो किस तरीके से आए, उनके आने का मकसद क्या था, आपके अपनी फाइंडिंग्स के कंक्लूजन्स, उनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स, रिलेटेड स्टडीज़ के साथ आप अपने रिजल्ट्स को मैच करते हैं. और लास्ट में रेफरेंस सेक्शन जिसमें बिब्लियोग्राफी मेंशन होती है. The researcher must be reported. The research must be reported in full, and its results are subjected to criticism and verification. ठीक है, जब आप लिखते हैं तो आप पोलाइटली अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनको लिखते हैं, एंड देन ओपन फॉर डिस्कशन, तो उस पर जो भी क्रिटिसिज्म होगा उसको आपको डिफेंड करना होता है. ये नहीं लिख दिया कि आपने जो एक बार लिखी थी वो ही फाइनली पेन डाउन हो गई. रिटर्न इन द थर्ड नैरेटिव पर्सन, थर्ड पर्सन नैरेटिव में लिखा जाता है. ठीक है, पास्ट टेंस में लिखा जाता है या फिर प्रेजेंट टेंस में. लैंग्वेज इसमें कंसिस्टेंट हो, इसकी स्पेसिफिक फ़ॉन्ट स्टाइल साइज होता है. द प्रेजेंटेशन ऑफ मैटर शुड बी इन अ फ्लोटिंग सीक्वेंस, देयर शुड बी कंसिस्टेंसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम एज अ रिसर्चर अपनी एक रिपोर्ट को लिखते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी आ जाती है, लेकिन जब हम उसमें डेटा कहीं से इंकॉर्पोरेट करते हैं और फैब्रिकेशन करते हैं या फ्रॉडिकेशन करते हैं तो इस तरीके से मोस्ट ऑब्वियस हो जाता है कि हमारे पास जो डाटा है वो इतने उसमें फ्लुएंसी या कंसिस्टेंसी नहीं है. The footnote, references, tables, figures, headings, subheadings and bibliography should be provided in its standard form. ठीक है, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होंगी उनके मुताबिक ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं. फुट नोट्स क्या होते हैं, पेज के एंड पे अगर कोई स्पेसिफिक रेफरेंस या की नोट लिखा होता है उसको हम फुट नोट कहते हैं. और एंड नोट क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के एंड पे जो भी डेटा मौजूद होगा उसको हम एंड नोट कह रहे होते हैं. ठीक है, दैट वाज फॉर द रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग. नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, साइंटिफिक रिकॉर्ड कीपिंग. ड्यूरिंग द रिसर्च हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से अपने रिजल्ट्स को सेव रखें ताकि ना सिर्फ ये हमारे लिए बल्कि
हमारे जो कलीग्स हैं जो लैब में काम कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो। So there are some GLPs, good lab practices. Uh, Good record keeping is necessary for data analysis, publication, collaboration, peer review and other research activities। ठीक है, अपने लिए भी फ़ायदेमंद है। फिर अगर हमें डेटा हम किसी से कोलैबोरेट करते हैं तो वहाँ पे भी डेटा शेयरिंग होती है, तो उस पे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जितना अच्छा साइंटिफिक डेटा रिकॉर्ड कीपिंग होगी उतना ही हम अच्छे तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं। Good record keeping is required by one the organization to meet the accepted policies and standards for the conduct of good science। जिस इदारे में हम काम कर रहे हैं उसके लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उसकी अपनी ये मलकियत होती है कि उसमें हम एक साइंटिफिक रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से कीप करें, ताकि इदारा जब आपसे वो रिकॉर्ड मांगे तो आपके पास वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वो चीज़ मौजूद हो। स्पोर्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम्स, ठीक है, जो काम आप कर रहे हैं जब आप उसको पब्लिश कराने जाते हैं तो डेफिनेटली उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है कि ये काम किसी और का है, या फ्रॉडेंट्स भी हो सकते हैं, एलिगेशंस भी लग सकती हैं। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितना डाटा वेल टू ऑर्गेनाइज फॉर्म में मौजूद होगा तो उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस होगा कि हम अपने डेटा को ऑनरशिप कर सकते हैं। गुड रिकॉर्ड कीपिंग कैन हेल्प डिफेंड यू अगेंस्ट फॉल एलिगेशंस, वही वाली बात। इन केस ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स, ठीक है, इन केस अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इन चीज़ों को फोकस करें कि तमाम डेटा को सही से अपने पास लिखें। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटबुक्स आ जाती हैं। इसको भी हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। बाउंड नोटबुक है, फिर लूज़ नोटबुक है जिसपे हम अपने तरफ से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक है कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में, और क्लाउड नोटबुक। तो ये 4 किस्म की नोटबुक्स हैं, हर एक के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। बट एक गुड रिसर्चर क्या होगा कि इन चारों को एक साथ लेके इन सब में अपने रिजल्ट्स को नोट डाउन करवाएगा। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द राइटिंग ऑफ रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू आर्टिकल में थोड़ी बहुत हेडिंग्स डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द रिसर्च आर्टिकल। तो इसका ओवरऑल मकसद ये होता है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम अपनी रिसर्च को राइट अप करते हैं, और इस राइट अप में डिफरेंट अदर रिसर्चेस को हम उन पे डिस्कशन करते हैं और इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं इन सिंगल डॉक्यूमेंट। बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक बिल्कुल न्यूबी के तौर पे एक रिसर्च रिव्यू आर्टिकल ना लिखें, बल्कि किसी फील्ड में जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं या फिर एक्सपर्ट बनने के लिए भी, एक गुड राइटिंग हैबिट्स बनाने के लिए भी हम रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास टाइटल है, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन, मटेरियल एंड मेथड्स। मटेरियल मेथड नहीं, द मेन टेक्स्ट।
और then we have conclusion, then we have references. मेन टेक्स्ट ऑलमोस्ट 7 to 10 पेजेस का होता है. टाइटल काफ़ी शॉर्ट है, 7 to 12 पेजेस का वर्ड्स का. ठीक है. एक रिव्यू आर्टिकल लिखने के लिए जब हम अच्छा खासा पढ़ना है, रेफरेंसेस जब हमारे पास 150 से 200 होंगे, तो वो सिर्फ होते हैं जो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं. इसके अलावा तकरीबन हाफ ऐसे होते हैं जो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाते. इतना ज़्यादा हमें पढ़ के रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, बुक्स, चैप्टर, मैगजीन्स, शॉर्ट कम्युनिकेशंस, रिपोर्ट्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, पेटेंट्स, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो जाके हम एक अच्छा रिव्यू आर्टिकल लिख सकेंगे. These are the platform from where we can read the literature. ये सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम रेफरेंस मैनेजमेंट करते हैं, नोट, मेंडले. ग्राफिक्स के बनाने के लिए वी हैव सॉफ्टवेयर लाइक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड वेक्टर, कैनवा. इलस्ट्रेशंस लाजमी आपके रिव्यू आर्टिकल में होनी चाहिए, और जिस भी चीज़ को आप बताना चाह रहे हैं उसको इलस्ट्रेट करके आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा. दूसरे रिव्यूज आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल, बुक, चैप्टर, मैगजीन्स, पेटेंट्स को भी साइट करना है. और जितना ज़्यादा आपका रिव्यू आर्टिकल सपोर्टेड होगा बाय दीज साइटेशंस, उतनी ज़्यादा उसकी वर्थ होगी, उतना ज़्यादा उसकी इंटेग्रिटी इम्प्रूव होती है. बट नैरेटिव चूँकि आपका अपना होता है, आप किसी चीज़ पे तज्ज़िया कर रहे हैं, तो आपने उन तमाम आर्टिकल्स की मदद से अपना एक ओपिनियन सामने रखना होता है. तो ओरिजिनलिटी इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपने इसमें मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि हेल्प और रेफरेंसेस के साथ साथ जो टेक्स्ट है वो आपने अपना खुद लिखना है. रीडर फ्रेंडली मतलब कि इंग्लिश ऐसी यूज़ की जाएगी कि जो अंडरस्टूड होगी बाय दी अदर पर्सन्स. ये हमारे पास आ जाता है कॉपीराइट परमिशंस में. हमें क्या करना है, इज़ द फिगर ओरिजिनल दैट इज़ क्रिएटेड बाय यू. बिल्कुल आपने खुद से बनाई है, तो फिर ठीक है, आपको किसी चीज़ की परमिशन नहीं चाहिए. लेकिन अगर ऐसा नहीं, आपने कहीं से हेल्प ली है, तो हैज़ द फिगर बीन रीड ऑन यूजिंग अ प्रीवियसली पब्लिश फिगर. किसी प्रीवियस पब्लिश फिगर की मदद से आपने एक पिक्चर बनाई है, तो क्या होगा कि स्टिल परमिशन आ वहाँ पे आप लिख देंगे कि हमने इसकी असिस्टेंस से ये बनाई है. और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर अडॉप्टेड देखना पड़ेगा कि किसी चीज़ से अडॉप्टेड है. तो यहाँ पे हमारे पास परमिशन थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है. अलाउ टाइम फॉर योर टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट. चूँकि आपके टाइटल रिव्यू आर्टिकल का और उसका एब्स्ट्रैक्ट या समरी को पढ़ने के बाद ही लोग उसकी कंप्लीट आर्टिकल को रीड आउट करेंगे, तो इसलिए ये वो ज़रूरी है कि बहुत ही सब्र और तहम्मुल से आप अपने रिव्यू आर्टिकल के टाइटल, उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना है. एब्स्ट्रैक्ट में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ को समराइज़ करना है. टाइटल कैची हो, मार्केटेबल हो, लोगों रीडर्स को अट्रैक्ट करे, साइंटिफिक हो, तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करता हो. एंड आफ्टर पब्लिशिंग आप इसको शेयर करें और इसके हवाले से फ़ीडबैक लें. ड्यूरिंग पब्लिकेशन भी अपने कलीग से पता कीजिए, ताकि आपके जो भी चीज़ें इसमें लैकिंग्स रह जाती हैं वो नेक्स्ट आने वाले रिव्यू या रिसर्च आर्टिकल्स में
उसमें किसी भी किस्म की कमी ना हो। ठीक है। सो ये फ़िलहाल का आपका सिलेबस का ओवरव्यू या रिवीजन था, जिसको आज के ऑनलाइन सेशन में हमने रिव्यू किया। बाकी इसमें जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे वो उनको हम मंडे वाली क्लास में भी इन डेप्थ हम काफ़ी स्टडी करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क इन द गूगल मीट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे चैट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन।